साथियों नमस्कार। आज बात करनी है इज़राइल ईरान युद्ध के बारे में और जो कल अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर हमला किया। मैं कोई बड़ा प्रकांड पंडित नहीं हूँ, ना कोई डिफेंस एक्सपर्ट हूँ। मैं अपने चैनल का जो नाम है मेरी बात तेरी बात, उसके अनुसार आम आदमी के मन की जो बात है वो आपके सामने रखूँगा। आशा है आपको पसंद आएंगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान से बात की और डी एस्केलेशन, तनाव कम करने के लिए उनसे कहा और उसको जोर देते हुए कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाएं जो बेहतर होगा। और उसके अलावा ईरान ने भारत से ये गुहार भी लगाई थी कि वो अपना इजराइल के ऊपर इन्फ्लुएंस लगाकर युद्ध को बंद कराने की कोशिश करे। अब युद्ध में जो हारने वाला होता है, वर्चुअली देखा जाए तो वही व्यक्ति युद्ध बंद कराने के लिए ऐसे साथियों की तलाश करता है जो जीतने वाले के ऊपर दबाव डाल सके। तो कुछ हद तक लगता है, अब ये तो नहीं कह सकते पूरी तरह ईरान हार रहा है, लेकिन ईरान की हालत लगता है पतली हुई है, तभी उसने भारत का भी सहारा मांगा है। क्योंकि उसको लगता है कि भारत का इजराइल के ऊपर अच्छा प्रभाव है और नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी आपस में अच्छे गहरे मित्र हैं। लेकिन मेरा एक बात कहना है कि अगर सब कुछ बातचीत से ही हल हो जाता है, मैं कोई मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ उस बारे में, लेकिन एक अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर बातचीत से ही मसला हल हो जाए तो फिर तो कभी युद्ध हो ही ना। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महाभारत भी नहीं होता फिर, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो शांति प्रस्ताव दिया, उससे बड़ा शांति प्रस्ताव तो कोई हो ही नहीं सकता था। लेकिन दुर्योधन मानने के लिए तैयार ही नहीं था, तो बातचीत से मामला हल कहाँ हुआ? अंत में युद्ध ही हुआ और युद्ध से हल निकला। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध से हल नहीं निकलते, युद्ध से भी हल निकलते हैं, मगर बातचीत से भी निकलते हैं। डायलॉग और डिप्लोमेसी, जो मोदी जी ने कहा, डायलॉग और डिप्लोमेसी तब सार्थक हो सकती है जब दोनों पक्ष इस चीज़ के लिए राजी हों, दोनों पक्ष राजी हों। अब आप देखिए, ईरान तो इजराइल का नामो निशान ही मिटा देना चाहता है, जैसे हिटलर चाहता था। यहूदियों को ही ख़त्म कर दो। 60 लाख यहूदी गैस चैम्बरों में डाल के मार दिया उसने। वो तो एक एक यहूदी को विश्व से ख़त्म कर देना चाहता था। ये चाहते हैं तो डायलॉग कहाँ होगा फिर? किस तरह से होगा? संभव ही नहीं है। अब ऐसा नहीं कि डायलॉग नहीं चल रहे थे। देखिए, 2 दशकों से, 20 साल से संयुक्त राष्ट्र, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय संघ ईरान से बातचीत में लगे हुए थे। यूरोपीय संघ तो 5 साल तक समझौते की कोशिश करता रहा है, कोई निदान नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं हुई है। और बातचीत तो अभी भी चल रही थी। कहते हैं जब ट्रंप ने कहा कि मैं 2 हफ्ते का टाइम लूँगा मैं फैसला करने के लिए, तो बातचीत क्योंकि चल रही थी, उसने कहा बातचीत चल रही है हमारी। अब जिस तरह से युद्ध चल रहा है, तो युद्ध में तो ये होता है बस जो दुश्मन जिस तरह से चाहे उसको मार दिया जाए। लेकिन एक युद्ध का नियम फिर भी इजराइल ने अभी तक ईरान के साथ तो फॉलो किया है कि नागरिकों पे हमला नहीं किया। लेकिन सबसे पहले ईरान ने जो हमला किया वो इजराइल के नागरिकों पे किया है। और मैं बताता हूँ आपको, युद्ध कभी नियमों से नहीं लड़े जाते। नियम काम नहीं आते युद्ध के अंदर। नियम बनाए जरूर जाते हैं, इंटरनेशनल लॉ बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है।
ईरान ने छूटते ही कहा है, इसराइल का हमला होते ही, अमेरिका का हमला होते ही कि जी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, हुआ, लेकिन नियम तो भंग होते ही हैं। अब आपको मैं फिर महाभारत में ले चलता हूँ। दुर्योधन अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से निकाल के ले गया, छल से, वो छल था, निकाल के ले गया। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी और अभिमन्यु को 7 योद्धाओं ने मिलकर मारा और नंगा नाच किया उसके शव के ऊपर। जबकि नियम क्या था, जो भीष्म पितामह ने बनाया था, एक महारथी से एक महारथी युद्ध करेगा। 7 का तो मतलब ही नहीं था युद्ध करने का, लेकिन किया, और द्रोणाचार्य के सामने किया जो सेनापति थे। तो नियम तो भंग हुए। उसके बाद क्या हुआ फिर, वो एक जो अभिमन्यु का वध था वो टर्निंग पॉइंट था। हर युद्ध में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है। उस युद्ध में अभिमन्यु का वध टर्निंग पॉइंट था, और उसके बाद जो सब मारे गए कौरव, वो छल से ही मारे गए। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। द्रोणाचार्य का वध कैसे कराया? युधिष्ठिर धर्मराज के मुंह से झूठ बुलवाकर कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा तो वो मान गए। कर्ण को निहत्था कर था तो उस वक्त मरवाया कृष्ण ने, वो भी युद्ध नियमों के खिलाफ था, लेकिन फिर भी किया गया। ट्रंप ने भी कुछ ऐसा ही छल किया जो मुझे लगता है, भाई 4 दिन पहले तो उसने कहा कि मैं 2 हफ्ते का टाइम लूँगा अभी युद्ध के बारे में निर्णय करने के लिए, लेकिन 2 दिन के बाद ही उसने हमला कर दिया। अब 22 जून की रात को ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने फोर्डोज, नतांज, इस्फहान पर हमला कर दिया। और फिर ट्रंप ने कहा अभी और ठिकाने बाकी हैं, ख़त्म नहीं हुआ मामला अभी। जैसे हमने भी कहा है ऑपरेशन सिंदूर बाकी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। और इसी हमले की तैयारी के लिए ऐसा लगता है ट्रंप G7 से लौट के आए थे। अब ईरान ने क्या कहा है, ईरान कहता है कि जी हमारे यूरेनियम ठिकाने तो हमने तो यूरेनियम वहाँ से ठिकानों से पहले निकाल लिया था। उन्होंने कहते हैं हमने पहले निकाल लिया था, हमारा यूरेनियम का नुकसान नहीं हुआ है। अब ऐसा लगता है कि जैसे 2 हफ्ते की जो ट्रंप ने बात कही तो उनको शय मिल गई, उन्होंने अपना यूरेनियम निकालना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी भनक अमेरिका को लग गई और ट्रंप ने धड़ाक से अटैक कर दिया। इसका आवाज़ होते ही अटैक कर दिया। वैसे परमाणु हथियार, मैं दूसरी बात छेड़ रहा हूँ, परमाणु हथियार कई देशों के पास हैं। यूरोप के कई देशों के पास है, अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, चीन के पास है, भारत के पास है, पाकिस्तान के पास है। तो अगर नैतिक रूप से देखा जाए तो ईरान अगर बना ले परमाणु बम तो किसको क्या ऐतराज़ होना चाहिए। लेकिन ईरान और पाकिस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम होना विश्व के लिए खतरा है, विश्व के लिए खतरा है। जब वो कहते हैं कि हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे तो उसका सबसे एटम बम जो बनेगा सबसे पहले इजराइल के पास इस्तेमाल होगा। वैसे ईरान ने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के लिए 20 साल अथक परिश्रम किया। इस योजना पे अरबों खरबों डॉलर लगा दिए, तेल बेच के पैसा जुटाया, पहाड़ों को काट कर सैकड़ों फीट नीचे बंकर बनाए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं किया था ईरान ने, ये बहुत बड़ी, मतलब मैं तो कहूँगा इसको अगर सही मायनों में कहा जाए तो एक तपस्या थी कि कोई वहाँ पहुँच ही ना सके, लेकिन तोड़ तो हर किसी का होता है। चीन से चोरी छुपे यूरेनियम इकट्ठा किया उसने, सबसे मतलब जो कुछ कर सकता है उसने किया। और ईरान
टैक्टिकल परमाणु बम बनाकर किसको देना चाहता था? हमास को, हिजबुल्लाह को, हूती को। ईरान के पास न्यूक्लियर बम होना केवल ये नहीं था कि ईरान के पास ही होते, वो इन आतंकी संगठनों के पास होते। इसलिए ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना बहुत ज़रूरी था, जो किया अमेरिका ने। और इस ईरान, अब आप देखिए ज़रा कि ईरान कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे एक होता है ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सर्वशक्ति संपन्न हूँ। वो अपने इस्लामिक देशों से दुश्मनी मोल ले रहा है। जिन देशों में, इस्लामिक देशों में अमेरिका के बेसिस हैं, उनको धमकी दे रहा है वो कि मैं तुम्हारे ऊपर भी एक्शन लूँगा, और इजराइल का साथ देने वाले सभी देशों के ऊपर एक्शन होगा। मतलब भारत को भी लपेट लिया उसने, ऐसा लगता है। ये कौन कौन से देश हैं जहाँ पर अमेरिका के बेसिस है? बहरीन, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इनमें कई तो बड़े संपन्न देश हैं, पैसे वाले देश हैं, जिनके आगे पाकिस्तान जाके भीख मांगता है। ये उन देशों के साथ पंगा लेगा। अब एक बेस पे अगर हमला कर देगा तो अमेरिका तो क्या समझते हैं, चुपचाप बैठा रहेगा? युद्ध भड़काने की और मतलब फिर बातचीत का तो मतलब ही नहीं रहेगा ना कोई। उधर पाकिस्तान ईरान को डबल क्रॉस कर गया, ऐसा लगता है। 4 दिन पहले मुनीर बैठा था लंच करने के लिए ट्रंप के साथ, और खबरों के मुताबिक, जो खबरें मीडिया में चल रही हैं, उसने अपने 2 एयरबेस अमेरिका को गिफ्ट कर दिए, मतलब लीज आउट कर दिए कि ईरान पे हमले के लिए अमेरिका उन एयरबेसिस को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वो उसको ये पता नहीं है कि ईरान की 900 किलोमीटर बाउंड्री पाकिस्तान से सीधी लगती है। ईरान क्या उसको छोड़ देगा? भाई अमेरिका वहाँ से उन बेसिस से हमला करेगा तो ईरान भी तो हमला कर सकता है उस पर। पाकिस्तान का तहस नहस कर देगा पाकिस्तान को। और एक अनकन्फर्म्ड, अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, फोटो तो आते हैं उनके दोनों के साथ साथ, लेकिन क्या खबर आई चल रही है कि मुनीर ने अमेरिका को और इजराइल को, जो ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर थे मोहम्मद हुसैन बाकरी, उसकी लोकेशन शेयर कर दी। कैसे? उनसे मिला मई के एंड में, और उन्होंने उसको एक घड़ी भेंट कर दी। घड़ी में क्या था? जीपीएस फिट था। उसी जीपीएस फिट होने से वो जहाँ थे और जनरल भी मारे गए उसके अंदर। तो ये दगा किया उसने। ईरान भी तो इसकी खोज करेगा, अगर ऐसा पाया तो वो तो छोड़ेगा नहीं इसको। तो पाकिस्तान ने अपनी चारों तरफ से मौत बुला ली। एक्चुअली देखा जाए तो कितने बचाता रहे फिर वो। और फिर साथ में पाकिस्तान ने एक धमकी और दे दी थी कि ईरान पे अगर न्यूक्लियर हमला हुआ तो हम अपने एटम बम इजराइल पे चला देंगे। इजराइल ने कह दिया हमारा अगला ठिकाना ईरान के बाद पाकिस्तान है। अगले दिन मुकर गया। हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब वो नहीं था। अभी पहले पानी को तरस रहा है यार, फिर तुम और काय को तरसोगे पता नहीं। इजराइल तो छोड़ेगा नहीं, उसे सहारा मिल जाएगा भारत से, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ईरान की और देखिए क्या करने जा रहा है। वो कह रहा है कि जो होर्मुज़ जल डमरू मध्य मार्ग है उसको बंद कर दूंगा मैं। अकेले का अधिकार नहीं है उस मार्ग के ऊपर, लेकिन फिर भी कह रहा बंद कर दूंगा मैं। बंद करने से क्या होगा? जो 80% सप्लाई वहाँ से तेल की होती है वो रुक जाएगी। सारे देशों में तेल का हाहाकार मच जाएगा। तो उसका इलाज भी फिर वो लोग और जो देश प्रभावित होंगे वो करेंगे। अब देखिए प्रश्न ये आता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है क्या ये विश्व युद्ध का रूप धारण कर लेगा?
रूस ने कहा है कि अमेरिका के हमले ने तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। हो सकता है बात सही हो, लेकिन रूस तो खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है 3 साल से, और अकेला यूक्रेन उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। वरना 3 साल में तो रूस जैसी शक्ति को यूक्रेन को ओवर पावर कर लेना चाहिए था, कब्जा कर लेना चाहिए था, नहीं कर पाया। तो वो मैं तो नहीं समझता कि जी वो युद्ध जो विश्व युद्ध छिड़ेगा और अमेरिका के खिलाफ रूस युद्ध करने की कोशिश करेगा ना। भाई इतना हथियार गोला बारूद थोड़ी पड़ा उसके पास, तो फिर तो अपने जो परमाणु बम है उनके ऊपर धमक रहा है फिर तो वो। और अगर वो कूद गया इस युद्ध में तो फिर यूक्रेन की राह जो है ना आसान हो जाएगी। अब वो यूक्रेन को कंट्रोल करेगा या वो ये इस युद्ध को कंट्रोल करेगा, ये पुतिन को अभी या तो वो उतने बस धमकी दे रहा है या उसको समझ में नहीं आया इस बात को। मैं ये नहीं कहता समझ नहीं आया, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है वो। जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन ईरान को हथियार तो देगा, लेकिन मैं नहीं समझता वो युद्ध में डायरेक्टली घुसेगा, क्योंकि वो चाहता है, चीन ये चाहता है कि अमेरिका इस युद्ध में अटक जाए, उलझ जाए। यहाँ उलझा तो मैं ताइवान को गपच लूँगा, उसकी ये मंशा है। उसका तो वैसे तो 18 देशों में उसके बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, अब कहीं बातचीत से हल नहीं होता कोई मामला, लेकिन उसका जो मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट है वो ताइवान को गपचने का है। तो वो अमेरिका को चाहता है उलझा रहे और मैं उसको गपच लूँ। अब अमेरिकी अड्डों पे अगर ईरान हमला करता है तो नाटो कैसे लेगा इसको? नाटो क्या अमेरिका पे हमला मानेगा? क्योंकि नाटो की एक क्लॉज है कि अगर किसी एक मेंबर देश के ऊपर हमला होगा तो उसको पूरे नाटो देशों पे हमला माना जाएगा। लेकिन हमारे ट्रम्प साहब तो बहुत ग्रेट हैं, इन्होंने नाटो कंट्रीज़ को भी धमकी दे दी है कि भाई तुम जब तक अपना वाकई नहीं देते हो, कहते जब तक तुम अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते तो नाटो की कोई मतलब नहीं है। तो नाटो में भी एक तरह से आप समझ लीजिए ये टेस्ट होगा कि फूट पड़ जाएगी। हो सकता है सभी देश ना आए अमेरिका के साथ युद्ध करने के लिए। फिर सबसे बड़ा कंट्री तो टर्की है, ईरान का भी दोस्त है और नाटो का भी मेंबर है, वो क्या करेगा? तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे को लगता तो नहीं है कि विश्व युद्ध का रूप धारण करेगा, लेकिन कुछ गलती पे ईरान ज़रूर है जो इजराइल के साथ उलझा हुआ है। पहले उसने अपने जो चाटुकार थे 3 हिजबुल्ला, हमास और हुती, उनको उलझाया। मतलब उसका एम ये है कि किस तरह इजराइल को ख़त्म कर दो। वो खुददार कौम है और पता नहीं क्यों, मेरा मानना ये है, मेरा दिल ये कहता है कि नहीं, इजराइल के ऊपर भरोसा है, वो अपने दुश्मनों का विध्वंस ज़रूर करेगा। मेरा ख्याल है मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कामना कीजिए शांति स्थापित हो। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।